Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. तो इस वीडियो में हम BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की यूनिट 6 लर्निंग को कवर करेंगे, जिसमें इस वीडियो में हम थर्ड जो थियोरी है लर्निंग की, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और फोर्थ थियोरी कॉग्निटिव लर्निंग, इसको कवर करेंगे। तो पहले ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के, जब हम ऑब्जर्व करके चीज़ें लर्न करते हैं। अब हम पहले पढ़ रहे हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो सबसे पहले इस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में किसने बताया था, किसने प्रस्तुत करा था इसे, वो थे अल्बर्ट बैंड्रा। अल्बर्ट बैंड्रा ने वो सबसे फर्स्ट थे जिन्होंने कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में लोगों को बताया था। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आखिर है क्या? अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अकॉर्डिंग द cognitive process plays an important role in learning behavior। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के अकॉर्डिंग जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लर्निंग में, किसी बिहेवियर को लर्न करने में। बेस्ड ऑन इस वर्क विद फोबिक पेशेंट्स एंड द फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, बैंड्रा प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी। उन्होंने जो अल्बर्ट बैंड्रा, उन्होंने बहुत सारे फोबिक पेशेंट्स से डील करा था और उसके एक्सपीरियंस से, फोबिक पेशेंट्स के साथ जो उनके एक्सपीरियंस से, और जो बोबो डोल, जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है बोबो डोल के ऊपर, वो जो एक्सपेरिमेंट है उसके बेस पर इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। और सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, लर्निंग ओकर्स इन अ सोशल सेटिंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर एंड इट्स आउटकम। सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लर्निंग होती है वो कब हम करते हैं? सोशल सेटिंग्स में, जहाँ पे हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके लर्न करते हैं, और जो उससे आउटकम निकल कर आता है उससे लर्न करते हैं कि किसी एक पर्सन ने कोई एक काम करा और किस तरीके से उस काम को करा, और उस काम को करने के बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस से, क्या उसका रिजल्ट निकल करके आया है, और फिर उससे चीज़ें सीखते हैं, उससे लर्न करते हैं। और इसमें दिस ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैन ओकर इन 2 ways। और ये जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है ये 2 तरीके से की जा सकती है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है। तो यहाँ पर है पहले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यू लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स कॉल्ड एज मॉडल डायरेक्टली। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वो होते हैं जब हम किसी भी बिहेवियर को लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग अदर्स डायरेक्टली, जो हम डायरेक्टली लोगों को देख करके, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को देख करके फिर हम लर्न कर रहे हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? यू लर्न बाय ऑब्जर्विंग और हियरिंग अदर्स एक्सपीरियंसेस। जो दूसरा बिहेवियर है, जो इनडायरेक्ट बिहेवियर है, वो क्या है? जब हम दूसरे के एक्सपीरियंसेस को सुन करके, या फिर क्या उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, क्या ऑब्जर्व करा है, वो फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी कि जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है, वो कहीं घूमने गया है ट्रिप पर, ठीक है, गया था और वो वहाँ से आ भी चुका है, उसके पास एक एक्सपीरियंस है कि वो उधर गया था। तो उस पर्सन ने, जब आप भी उस जगह पर घूमने जा रहे थे कुछ दिनों बाद, तो उसने आपको बताया कि भाई वहाँ पे बारिश काफ़ी होती है, तो तू जो है अम्ब्रेला लेकर के जाइए अपने साथ। तो वहाँ पर आपने क्या करा कि उसके एक्सपीरियंस को सुन करके उससे आपने सीख ली, उसके एक्सपीरियंस को माना, ऑब्जर्व करा कि हाँ जब वो गया था तो उसके पास अम्ब्रेला नहीं था तो उसको दिक्कत आई, ठीक है। काम क्या करा उसने कि वो अम्ब्रेला लेकर के नहीं गया था, और उसका कंसिक्वेंस क्या, रिजल्ट क्या निकल करके आया कि उसको उससे तकलीफ हुई। तो इससे हमने क्या करा, इससे हमने सीख ली, इससे हमने लर्निंग करा क्या कि हाँ हम उस जगह पर जा रहे हैं तो हमें उधर अम्ब्रेला लेकर के जाना चाहिए ताकि हमें तकलीफ ना हो। तो ये क्या है पूरी, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लर्निंग। लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि हमने कुछ भी देखा नहीं अपने सामने, डायरेक्टली हम नहीं थे उस सिचुएशन पे जब उस पर्सन के साथ वो सब हो रहा था, बट हमने क्या, उसके एक्सपीरियंस को सुना और फिर हमने अपनी लर्निंग करी। जबकि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? यू लर्न बिहेवियर बाय ऑब्जर्विंग अदर्स डायरेक्टली, जो हम डायरेक्ट अपने आंखों के सामने देख करके ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं, वो होती है डायरेक्ट लर्निंग। ये डायरेक्ट लर्निंग है, इसे मॉडल लर्निंग भी कहा जाता है। मॉडल ऑब्जर्वेशन, जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है उसे मॉडल भी कहा जाता है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, दिस काइंड ऑफ लर्निंग नोन एज विकेरियस लर्निंग, इस तरीके की जो लर्निंग होती है इसे विकेरियस लर्निंग भी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द फेमस बोबो डोल एक्सपेरिमेंट। अब हम जो फेमस बोबो डोल एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ेंगे कि वो क्या था। तो जो फेमस बोबो डोल एक्सपेरिमेंट है वो क्या है? उसमें बैंड्रा एंड हिज कलीग्स कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑन चिल्ड्रन to investigate the role of observational and imitation in learning social behavior such as aggression। जो बैंड्रा और उसके कलीग्स थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था चिल्ड्रन के ऊपर, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए
कि जो ऑब्जर्वेशन है और जो इमिटेशन है, इन दोनों का क्या रोल है, ऑब्जर्वेशन करने का और इमिटेट करने का क्या रोल है लर्निंग सोशल बिहेवियर। जो हम सोशल बिहेवियर को लर्न करते हैं, सोशल बिहेवियर क्या, जो हमारे सोशल बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि एग्रेशन हो गया, दूसरा हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, ये सारे जो सोशल बिहेवियर है हमारे, इन सब में ऑब्जर्वेशन का और इमिटेशन का क्या रोल है। क्या हम ये ऑब्जर्व करके सीखते हैं या फिर हम उस चीज़ की नकल करके फिर हम सीखते हैं। तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट, और ये ऑब्जर्व करने के लिए, ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए किया गया था कि ऑब्जर्वेशन का और इमिटेशन का क्या रोल है सोशल बिहेवियर्स में, सोशल बिहेवियर को लर्न करने में। तो क्या करा था उन्होंने, दे सिलेक्टेड 72 चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स, कि उन्होंने 72 चिल्ड्रन सिलेक्ट करे थे, वो भी 3 to 6 ईयर्स के बीच में। चिल्ड्रन वर रैंडमली असाइंड टू द 3 ग्रुप्स, और जो 72 चिल्ड्रन थे उनको 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, असाइन कर दिया गया था। जो फर्स्ट ग्रुप था वो था कंट्रोल एक्सपेरिमेंट वाला ग्रुप, कंट्रोल कंडीशंस वाला, और जो बाकी 2 ग्रुप्स, देखो 3 ग्रुप्स थे जिसमें से एक ग्रुप था कंट्रोल कंडीशन ग्रुप, और जो बाकी के 2 ग्रुप्स थे वो थे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप था उसे कंट्रोल करा जा सकता था, कंट्रोल कंडीशंस थी उसमें, और जो बाकी के 2 ग्रुप्स थे वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वाले थे। इन वन ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडीशन, जो 2 ग्रुप्स थे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वाले, उनमें से एक ग्रुप के साथ क्या हुआ, चिल्ड्रन वर शोन अ मूवी with an aggressive model beating, hitting and abusing a bobo doll। तो जो एक ग्रुप था, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस वाले 2 ग्रुप थे, उनमें से एक ग्रुप के साथ क्या हुआ कि उनमें जो चिल्ड्रंस थे उनको एक ऐसी मूवी दिखाई गई जिसमें कि एग्रेसिव मॉडल था, यानी कि उनको ये चीज़ दिखाई गई कि वो एक बोबो डॉल, उस मूवी में ये दिखाया गया कि उसमें बोबो डॉल के साथ काफ़ी एब्यूसिव बिहेवियर हो रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, मतलब इस तरीके से उस बोबो डॉल के साथ खेला जा रहा है, उसको मार पीट कर उसके साथ एब्यूसिव बिहेवियर करके इस तरीके से बोबो डॉल के साथ वो उसमें खेला जा रहा है। इन अनदर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वाला जो ग्रुप था, अ नॉन एग्रेसिव मॉडल वाज शोन प्लेइंग पीसफुली एंड इन अ फ्रेंडली वे विद अ बोबो डॉल, जिसमें कि उस मूवी में ये दिखाया गया कि उस बोबो डॉल के साथ बहुत ही फ्रेंडली तरीके से और बहुत ही पीसफुली उस बोबो डॉल के साथ खेला जा रहा है। वेयर एज इन कंट्रोल कंडीशन चिल्ड्रन वर नॉट शोन एनी मूवी, जब जो कंट्रोल कंडीशन वाला ग्रुप था उसमें उन बच्चों को, उन चिल्ड्रन को कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मूवी दिखाई नहीं गई थी, यानी कि जो कंट्रोल कंडीशन वाला ग्रुप था उनमें कोई मूवी नहीं दिखाई गई थी, और जो बाकी 2 ग्रुप से एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वाले, उनमें से एक ग्रुप को एग्रेसिव मॉडल दिखाया गया था, एग्रेसिव मूवी दिखाई गई थी जिसमें कि बहुत ही गलत बिहेवियर किया जा रहा था बोबो डॉल के साथ, और वहीं पर जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें दिखाया गया था कि वो बहुत ही एक पॉजिटिव बिहेवियर, एक पीसफुल तरीके से खेल रहे थे उस बोबो डॉल के साथ। तो इससे क्या हुआ, later all groups of children were placed in a room full of varieties of toys. It was observed that children who were exposed to the aggressive model imitated the model's behavior. They also punched, hit and used abusing words for Bobo doll. यानी कि आगे चल के क्या करा गया, पहले तो उन सब चिल्ड्रंस को एक रूम में रखा गया जहाँ पर बहुत सारे टॉयज थे, और ये चीज़ ऑब्जर्व की गई कि दैट चिल्ड्रन हु वर एक्सपोज टू द एग्रेसिव मॉडल, वो बच्चे जिन्होंने एग्रेसिव मॉडल देखा था, जिनको कि एग्रेसिव मूवी दिखाई गई थी, उन्होंने वही चीज़ रिपीट करी, इमिटेट द मॉडल्स बिहेवियर, यानी कि उन्होंने जो देखा था अपनी आंखों से उसी चीज़ को वो इमिटेट कर रहे थे, यानी कि रिपीट कर रहे थे। दे ऑल्सो पंच्ड, हिट एंड यूज्ड अब्यूजिंग वर्ड्स फॉर दी बोबो डॉल, वो बोबो डॉल को बहुत पंच कर रहे थे, उसको हिट कर रहे थे, उसको मार पीट रहे थे, और उससे अब्यूजिंग वर्ड्स भी बोल रहे थे उस बोबो डॉल के साथ। तो जो उन्होंने देखा था वो उसी चीज़ को रिपीट कर रहे थे। इन कंट्रास्ट द चिल्ड्रन ऑफ सेकेंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और इसी के कंट्रास्ट में जो सेकेंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, हु वर एक्सपोज्ड टू नॉन एग्रेसिव मॉडल, जिनको कि नॉन एग्रेसिव मॉडल दिखाया गया था, डिडंट डेमोन्स्ट्रेट एनी एग्रेशन विद बोबो डॉल, उन्होंने कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाया बोबो डॉल के साथ। जो दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था जिसे कि दिखाया गया था कि उसमें बहुत ही पीसफुल तरीके से, बहुत ही शांति से जो है बोबो डॉल के साथ खेल रहे थे उस मूवी में, तो उन्होंने वही चीज़ देखी, उन्होंने कोई भी, जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की तरह कोई भी एब्यूसिव बिहेवियर, कोई भी मार पिटाई, कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाया उन्होंने बोबो डॉल के साथ। दिस वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क स्टडीज़ इन साइकोलॉजी, और ये मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है कि जो भी उन बच्चों ने देखा था, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व करा था, वही चीज़ उन्होंने खुद भी करी थी, यानी कि जो उन्होंने देखा उस मूवी में उस बोबो डॉल के साथ क्या हो रहा है वही चीज़ उन्होंने रिपीट करी, यानी कि उन्होंने पहले ऑब्जर्व करा सामने वाले जो भी उनके सामने हो रहा है, और फिर उस चीज़ से लर्न करा,
जो उन्होंने देखा वही उन्होंने लर्न करा। तो इससे क्या है कि हम ऑब्जर्वेशन से भी लर्निंग करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन ऑब्जर्वेशन से हम लर्निंग सीख सकते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क स्टडीज़ इन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी में सबसे वन ऑफ द लैंडमार्क स्टडीज़ है साइकोलॉजी की अब तक की। इट सजेस्टेड दैट ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लर्निंग। और इससे पता चलता है कि ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है लर्निंग में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लर्निंग में। तो ये था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब नेक्स्ट है कि क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग में, क्या किस तरीके से प्रोसेस की जाती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है ऑब्जर्वेशन लर्निंग में, ऑब्जर्वेशन लर्निंग की प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप है अटेंशन। इन ऑर्डर टू लर्न वन नीड्स टू फोकस हिज और हर अटेंशन ऑन अ मॉडल। यानी कि अगर किसी को कुछ भी लर्न करा है तो सबसे पहली चीज़ उसे क्या करना है, वन नीड्स टू फोकस हिज और हर अटेंशन ऑन अ मॉडल, कि उसको अपना फोकस रखना पड़ेगा। जिस भी चीज़ को, जिस भी बिहेवियर को वो लर्न करना चाहता है उसके ऊपर उसे अपना फोकस रखना होगा। दिस प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडल एज वेल एज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्वर। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये इन्फ्लुएंस्ड भी हो सकती है उस मॉडल के करेक्टरिस्टिक्स से या फिर उस ऑब्जर्वर के करेक्टरिस्टिक्स से। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि वो बच्चे जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि जो एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन वाले जो चिल्ड्रन थे उनको मूवी दिखाई गई थी जिसमें एग्रेशन था, जिसमें कि एग्रेसिव बिहेवियर था। तो अगर उसमें से ऐसा होता कि वो बच्चे उससे अटेंशन के साथ देखते ही नहीं, फोकस के साथ देखते ही नहीं, तो शायद वो सब बिहेवियर को इमिटेट ना करते, उसी को कॉपी करके उस बोबो डॉल के साथ अब्यूसिव बिहेवियर ना करते। तो इससे क्या होता कि मूवी तो उन्हें दिखाई जाती बट वो उस बिहेवियर को लर्न नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या था कि अगर जो ऑब्जर्वर है उसके करेक्टरिस्टिक से भी जो ये पूरी प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, और उस मॉडल के करेक्टरिस्टिक से भी जो प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है। सेकंड क्या है, रिटेंशन। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर फॉर फ्यूचर रिप्रोडक्शन। आई एम सॉरी, साथ में लिख गया, ये अलग अलग है, फ्यूचर रिप्रोडक्शन। यानी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व करा है, जो भी आपने देखा है, जो भी ऑब्जर्व करा है, उसको आप याद रखो ताकि वो फ्यूचर में आप उसका यूज़ कर सको। दिस प्रोसेस डिपेंड ऑन वंस एबिलिटी टू रिहर्स एंड मेंटली रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। और ये जो रिटेंशन वाली जो स्टेप है ये डिपेंड भी करता है, पर्सन टू पर्सन वरी करता है, कि ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे कि क्या उसकी एबिलिटी है अब उस जो भी उसने ऑब्जर्व करा, जो भी लर्न करा, उसको रिहर्स करने की, एंड मेंटली रिप्रेजेंट द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। यानी कि अगर किसी को इतनी जल्दी चीज़ें याद रहती नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा बातें याद रहती नहीं है, तो वो फिर जो उसकी मेमोरी है वो उसको रिहर्स ही नहीं कर पाया। जैसे कि आपने स्कूल में जो भी ऑब्जर्व करा था, जो भी आपने पढ़ा होता है, जो भी सुना होता है, आपके टीचर ने क्या पढ़ाया, क्या एग्जाम तक आपको वो सब कुछ याद रहता है कि जो भी आप लिख पाओ। तो वही चीज़ है कि अगर आप याद ही नहीं रख पा रहे हो, आप उस बात को रिमेंबर ही नहीं रख पा रहे हो, अगर आप उस बात को याद ही नहीं रख पा रहे हो, तो आप उसको इमिटेट कैसे करोगे, उसको लर्न कैसे करोगे अगर आपको याद ही नहीं रहता है। तो ये वरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑब्जर्वेशन लर्निंग का कि जो भी आपने ऑब्जर्व करा है उसको आप याद रखो। अब नेक्स्ट है थर्ड स्टेप, प्रोडक्शन। इन द थर्ड स्टेप लर्न बिहेवियर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जर्वर। जो ये थर्ड स्टेप होता है इसमें क्या होता है कि जो भी हमने लर्न करी है, जो भी हमने बिहेवियर लर्न करा है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं, उस बिहेवियर के द्वारा उसे प्रोड्यूस करा जाता है, दिखाया जाता है, करा जाता है। हाउएवर प्रोडक्शन ऑफ अ रिटेन्ड बिहेवियर डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म इट, दैट इज वेदर द ऑब्जर्वर पोसेस द रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉट। अब इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो आप जो है टीवी पे WWE देखते हो, ठीक है, आप फाइट देखते हो, ठीक है, तो अगर आप वो फाइट देख रहे हो तो आपने वो चीज़ ऑब्जर्व करी है, आपने देखा है, बट क्या आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि जो भी स्टंट्स, जो भी फाइटिंग जो स्किल्स हैं, क्या आपके अंदर वो है? अगर आप उनको दोबारा से अपने घर में परफॉर्म करने की कोशिश करो तो क्या आप उतने अच्छे से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने वो चीज़ ऑब्जर्व करी बट आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है कि आप उस चीज़ को परफॉर्म कर सको, वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो यही है प्रोडक्शन में कि जो भी हमने ऑब्जर्व करा है, जब हम उसे प्रोड्यूस करते हैं, जब हम उसे परफॉर्म करते हैं, बट ये भी डिपेंड करता है कि उस पर्सन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसे परफॉर्म करे, या अगर नहीं है कैपेबिलिटी तो वो उसको अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। अब लास्ट क्या है, मोटिवेशन। एन ऑब्जर्व्ड बिहेवियर विल बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन देयर इज एन अप्रोप्रिएट मोटिवेशन और रीज़न टू डू सो। यानी कि मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑब्जर्व्ड बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ देखी है, कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो बट आपको उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है,
ठीक है, तो आप क्यों उसे परफॉर्म करोगे अगर आपके पास कोई रीज़न ही नहीं है उसे करने का? या तो आपका एक रीज़न होगा कि आपको अच्छा लगता है, जैसे WWE देखना आपको अच्छा लगता है, इस वजह से आप उसको देख रहे हो, ठीक है, तो और वो देख करके आपका मन भी करता है कि मैं इसे परफॉर्म करूँ, ठीक है, बेशक आप में कैपेबिलिटी नहीं है, बट आपका क्या है, आपको मन है, आपका मन है कि आप उस स्टंट्स को परफॉर्म करो, इस वजह से आप उसे कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन आपको क्या है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल है कि आप उसे परफॉर्म करना चाहते हो, इसलिए आप कर रहे हो। या फिर कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो WWE देख रहा है, जो कि उसमें जाना चाहता है, जो जाना चाहता है WWE में, फाइट्स में उसको इंटरेस्ट है, तो वो उसे देखेगा और फिर परफॉर्म करेगा ताकि वो भी उसमें जा सके, ठीक है। तो मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी ऑब्जर्व्ड लर्नड ऑब्जर्वेशन से जो बिहेवियर लर्न हुआ है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो ये थे 4 स्टेप्स, प्रोसेसेस ऑब्जर्वेशन लर्निंग की, स्टेप बाय स्टेप, पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर प्रोडक्शन और लास्ट में मोटिवेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के लिए, जो कि इन्वॉल्वड है ऑब्जर्वेशन लर्निंग में। और इसी के साथ ऑब्जर्वेशन लर्निंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉग्निटिव लर्निंग। तो कॉग्निटिव लर्निंग में क्या है? कॉग्निटिव लर्निंग में 2 तरह की लर्निंग आती है। फर्स्ट लेटेंट लर्निंग, सेकंड इज इनसाइड लर्निंग। तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि लेटेंट लर्निंग क्या है और इनसाइड लर्निंग क्या है। लेटेंट लर्निंग में क्या है? टॉलमैन वॉज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द लेटेंट लर्निंग। टॉलमैन ने सबसे पहले लेटेंट लर्निंग को प्रोपाउंड करा था। In a study by Tolman and Honzik 1930, hungry rats were trained to run in a maze. जो टोलमैन थे उन्होंने सबसे पहले लेटेंट लर्निंग को दिया था, उसके बारे में बताया था। उन्होंने एक स्टडी करी थी टोलमैन ने और हॉन्जिक ने 1930 में। और क्या स्टडी थी कि उन्होंने ट्रेंड करा था कुछ हंग्री रैट्स को एक मेज़ में, मतलब एक भूल भुलैया में रन करने में। उन्होंने उनको ट्रेन करा था कि जो रैट्स हैं उनको भूल भुलैया में रख दिया जाएगा, फिर वो उसमें भागेंगे। इस चीज़ के लिए उन्होंने उसको ट्रेन करा। दे टुक 3 ग्रुप्स ऑफ रैट्स। उन्होंने 3 ग्रुप लिए रैट्स के। रिवॉर्ड ग्रुप, फर्स्ट जो ग्रुप था वो था रिवॉर्ड ग्रुप, सेकंड ग्रुप था नॉन रिवॉर्ड ग्रुप एंड नॉन रिवॉर्ड ग्रुप, और जो लास्ट ग्रुप था वो नॉन रिवॉर्ड ग्रुप था। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो रिवॉर्ड ग्रुप में आए, नॉन रिवॉर्ड ग्रुप क्या है और नो रिवॉर्ड ग्रुप क्या है। तो फर्स्टली क्या था? फॉर द फर्स्ट ग्रुप, पहले ग्रुप के लिए क्या था? दे प्लेस्ड हंग्री रैट्स इन अ कॉम्प्लिकेटेड मेज विद फूड एट द एंड। उन्होंने भूल भुलैया, जो जैसे कि कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं उसमें भूल भुलैया होती है ना, तो वैसे ही उन्होंने एक भूल भुलैया बनाई थी जिसकी भूल भुलैया के लास्ट पार्ट में जो एक एग्जिट होता है, एक एंट्री होती है। जो एंट्री थी वहाँ से वो चूहे गए अंदर, वो रैट्स गए अंदर, बट जो लास्ट एग्जिट था वहाँ पर उन्होंने फूड रखा था उनके लिए कि जैसे ही वो इस पूरी जो इस मेज़ को क्लियर कर लेंगे, वहाँ पे लास्ट में सक्सेसफुली जब वो उसमें हो जाएंगे तो लास्ट में उनको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड में एक फूड मिलेगा, कोई भी फूड मिलेगा उन्हें। तो ये था रिवॉर्ड ग्रुप कि उनको टास्क कंप्लीट करने के बाद एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। सेकेंड जो ग्रुप था वो था नॉन रिवॉर्ड ग्रुप, जिसमें उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सेकंड ग्रुप नेवर रिसीव्ड एनी फूड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द मेज सक्सेसफुली, कि सेकंड ग्रुप के जो रैट्स थे अगर वो सक्सेसफुली उस मेज से बाहर आ भी जाते हैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये था नॉन रिवॉर्ड ग्रुप। अब थर्ड ग्रुप क्या था? थर्ड ग्रुप रैट्स रिसीव्ड नो फूड फॉर द फर्स्ट 10 सेशन बट फॉर देयर 11th सेशन दे रिसीव्ड फूड एज रीइंफोर्समेंट। थर्ड ग्रुप के रैट्स के साथ क्या हुआ था कि पहले जो 10 सेशंस थे उसमें तो उनको कुछ भी नहीं मिला, तब तो वो नॉन रिवॉर्ड वाली ग्रुप की तरह ही थे 10 सेशन तक। बट जब उनका 11th सेशन था, जब वो 11 टाइम उस भूल भुलैया को उन्होंने सक्सेसफुली पार कर लिया, तब क्या हुआ कि उनको फूड दिया गया एज अ रीइंफोर्समेंट, ताकि उनके बिहेवियर को प्रोत्साहित किया जाए, इसलिए उनको फूड दिया गया। इससे रिजल्ट क्या निकल कर आए इस पूरे एक्सपेरिमेंट से? रिजल्ट सजेस्ट दैट रैट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप टुक लेसर टाइम फॉर एवरी नेक्स्ट ट्रायल टू रीच देयर गोल वाइल दी। तो पहले क्या था कि जो फर्स्ट ग्रुप था, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में क्या निकल कर आया, जो फर्स्ट ग्रुप था जिन्हें हर सक्सेसफुल आउटकम के बाद जब जैसे ही वो उस भूल भुलैया को कंप्लीट करते थे, सक्सेसफुली बाहर आते थे, तो उन्हें फूड मिलता था। तो इसकी वजह से हर नेक्स्ट टाइम जब भी वो नेक्स्ट टाइम जाते थे वो और भी कम टाइम में उस पूरी भूल भुलैया को पार कर लेते थे। जैसे फर्स्ट टाइम में अगर उन्हें 10 मिनट लगे उस पूरी भूल भुलैया में, तो नेक्स्ट टाइम उन्हें सिर्फ 5 मिनट, फिर उसके नेक्स्ट टाइम उन्हें 3 मिनट, फिर उसके नेक्स्ट टाइम उन्हें 2 मिनट। इस तरीके से वो उस भूल भुलैया को और भी कम टाइम में, हर नेक्स्ट टाइम और भी कम टाइम में उसे क्लियर कर रहे थे, क्योंकि उन्हें हर बार फूड मिल रहा था, उन्हें हर बार एक मोटिवेशन के लिए उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा था। वाइल दी रैट्स ऑफ द सेकेंड ग्रुप, जबकि जो रैट्स जो सेकेंड ग्रुप वाले थे, शोड वेरी स्लाइट इंप्रूवमेंट इन देयर टाइम एंड एरर्स। और जो सेकंड ग्रुप के जो रैट्स थे जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, कि वो हर बार जा रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने क्या दिखाया कि जो वो सेकंड ग्रुप के रैट्स थे उन्होंने बहुत स्लो जो है अपना इम्प्रूवमेंट दिखाया कि हाँ चलो एक बार वो गई उसमें, तब उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी, तो नेक्स्ट टाइम
हो सकता है थोड़ी सी कम मिस्टेक करी हो, बट टाइम उनको उतना ही लगा, बहुत सारी गलती भी उन्होंने करी, बट उनके जो इम्प्रूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप वाले थे उन्होंने हर नेक्स्ट टाइम में उन्होंने कम टाइम लिया और गलतियाँ भी कम करी, क्योंकि उन्हें एक मोटिवेशन मिल रही थी हर बार में, हर बार उनको एक रीइंफोर्समेंट के रूप में उनको फूड दिया जा रहा था, जिसके रिजल्ट में वो हर बार जो है कम टाइम लगा रहे थे खाने तक पहुँचने में। और जबकि जो सेकंड ग्रुप वाले थे उनको बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा था, तो वो अपना ऐसे ही चल रहे थे कि हाँ चलो पार तो कर ही लेंगे एक ना एक दिन, तो वो इस स्पीड में चल रहे थे। Interestingly, rats of the third group initially also showed very slight improvement in their error, but once they become aware of the presence of food by its smell, their performance improved dramatically, and in fact, it was on par with the performance rats of the first group. तो थर्ड ग्रुप वालों के साथ क्या हुआ कि पहले जब उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था, फूड नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने बहुत ही स्लो जो है अपनी यहाँ पे शोड आएगा, उन्हें अपनी बहुत ही स्लो जो इम्प्रूवमेंट शो करी थी, बहुत ही स्लाइट इम्प्रूवमेंट उनमें हो रही थी उनके एरर्स में भी। बट एक बार जब लास्ट जो 11th सेशन था, जब उनके जो एग्जिट पर उनको फूड रखा हुआ था, तब क्या हुआ कि उस फूड की स्मेल की वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करा था। जैसे उनको स्मेल आ गई कि भाई जो एंड में जो खाना रखा हुआ है, तो उनकी परफॉर्मेंस जो फर्स्ट ग्रुप था उससे भी अच्छी थी। इनफैक्ट इट वॉज ऑन पार विद दी परफॉर्मेंस रेट्स ऑफ दी फर्स्ट ग्रुप। जो फर्स्ट ग्रुप के रेट्स थे उनसे भी अच्छी थी उनकी परफॉर्मेंस, जब उन्हें पता चलेगा कि भाई लास्ट में जो खाना मिलने वाला है उन्हें, क्योंकि 10 बार तो वो चलो कैसे कैसे उन्होंने पार कर ही ली थी, बट जो लास्ट टाइम था, क्योंकि उन्हें 10 बार आदत हो गई थी उन्हें किधर से जाना है किधर से नहीं जाना, बट उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं थी। बट जब लास्ट में उनको पता चला कि हाँ भाई स्मेल आ रही है खाने की, तो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो फर्स्ट ग्रुप से भी अच्छी थी। दिस चेंज इन बिहेवियर वॉज एट्रीब्यूटेड टू लेटेंट लर्निंग। और ये जो चेंज आया इनके बिहेवियर में, इसे कहा जाता है लेटेंट लर्निंग, दैट टेक्स प्लेस but doesn't express until the situation for it is conducive. तो लेटेंट लर्निंग क्या होती है? लेटेंट लर्निंग वो लर्निंग होती है जो कि हमारे अंदर होती, तो हम कर तो रहे होते हैं लर्न चीज़ें, बट वो जब बाहर निकल करके आती है वो एक्सप्रेस उस टाइम पर होती हैं जब हमारे पास कोई भी एक मोटिव हो। कंड्यूसिव मीन्स कोई भी एक मोटिव हो, कोई भी जब सिचुएशन हमारे साइड में हो, जब हमारे पास कोई भी एक मोटिव हो कि हाँ चलो मैं अगर ये करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। जो थर्ड ग्रुप के रैट्स थे, पहले 10 सेशंस में क्या था कि उनको कुछ भी मोटिव नहीं मिल रहा था, जब भी वो हर बार सक्सेसफुली उस पूरी मेज़ को, उस पूरी पजल को वो क्लियर तो कर रहे थे, बट उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो बट लास्ट में क्या हुआ कि जब उन्हें स्मेल आई फूड की, तब उनके पास एक मोटिव था कि जो भी उन्होंने लर्न करा है उसको अब वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब उनके पास टाइम है कि हाँ जो भी उन्होंने सीखा उसको वो एक्सप्रेस करेंगे और जो उनको चाहिए वो उन्हें मिलेगा। तो लेटेंट लर्निंग यही है कि जो कि हमारे अंदर होती तो है, हम प्रोग्रेस तो कर रहे होते हैं, बट हम उसे शो उस टाइम पर करते हैं जब हमारे पास कोई भी एक मोटिव हो, तो वो होती है लेटेंट लर्निंग। आई होप कि आपको ये समझ में आई हो। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि इनसाइट लर्निंग क्या होती है। सो व्हाट इज इनसाइट लर्निंग? बाय फाउंडर्स ऑफ जेस्टल साइकोलॉजी वोल्फगैंग कॉलर। इनसाइट लर्निंग, तो जो इनसाइट लर्निंग है वो जो जेस्टल साइकोलॉजी है उसके जो फाउंडर थे वोल्फगैंग कॉलर, उन्होंने ही इनसाइट लर्निंग को प्रोफाउंड करा था। और जो इनसाइट लर्निंग है वो क्या है? इनसाइट लर्निंग रेफर्स टू दी सडन रियलाइजेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सोल्यूशन। इनसाइट लर्निंग वो होती है कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हम बहुत देर से उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, बट हमारे पास कोई भी एक सोल्यूशन नहीं आ रहा। तो इनसाइट लर्निंग क्या होती है कि जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच भी नहीं रहे होते, कुछ और काम करते हैं और एकदम से हमारे अंदर वो सोल्यूशन आता है, हमारे पास वो सोल्यूशन आता है जब हम उस प्रॉब्लम के बारे में कॉन्शियसली नहीं सोच रहे होते हैं, तो वो होती है इनसाइट लर्निंग। Kohler proposed that not all kind of learning depends on the trial error or conditioning. We use our cognitive processes also to learn. Kohler के अकॉर्डिंग जितनी भी सभी जो लर्निंग होती है वो हम ट्रायल या एरर या फिर कंडीशनिंग से नहीं सीखते। यानी कि कोई हमें बार बार सिखाएगा तभी हम नहीं सीखते, या फिर बार बार गलती करके नहीं सीखते हैं। हम अपनी कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी यूज़ करते हैं, अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। We use our cognitive processes also to learn. हम अपनी cognitive process का भी यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लर्न करने के, किसी भी नई चीज़ को लर्न करने के लिए। Using cognitive processes, we visualize the problem and its solution internally only. हम अपनी cognitive processes का यूज़ करके जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको भी विजुअलाइज करते हैं अपने मन में, और उसके सॉल्यूशन को भी विजुअलाइज करते हैं कि हम मन में सोचते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है और उसका हम क्या क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और एक अपने आप ही वो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ जाता है। और ये सब क्या हम बोल के या फिर कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं, ये सब क्या है सिर्फ हमारे अंदर चल रहा होता है। हम एक पेन पेपर लेकर नहीं बैठे होते हैं, हमारे दिमाग में ये सब चल रहा होता है सिर्फ इंटरनली। तो ये होती है इनसाइट लर्निंग।
Even though this learning takes place implicitly, the change in the behavior is long lasting. और हालांकि जो ये लर्निंग होती है ये हमारे अंदर होती है, यानी कि किसी को भी दिखता नहीं है कि हम ये क्या चीज़ लर्न कर रहे हैं, बट जो इसका इम्पैक्ट होता है, जो चेंज होता है हमारे बिहेवियर में, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि लंबे टाइम तक ये जो इम्प्रूवमेंट है, जो चेंज है हमारे बिहेवियर में, वो होती है एक लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रूवमेंट होता है, चेंज होता है। यानी कि जो हमारे पास अगर प्रॉब्लम आई है, हम उसके 10 सोल्यूशन सोचते हैं, हो सकता है वो 10 सोल्यूशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सही ना हो, बट वो फ्यूचर में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिनके लिए वो हमने सोल्यूशन अभी से ढूंढ करके रखा हुआ है। तो ये जो इनसाइट लर्निंग है ये अप्रत्यक्ष होती है, यानी कि किसी को भी दिखता नहीं कि हमारे अंदर क्या चेंज आ रहा है, क्या बिहेवियर आ रहा है, क्या जो बिहेवियर में चेंज हो रहा है, हमने क्या सीखा है, क्या लर्न करा है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे टाइम तक ये चेंज रहता है हमारे अंदर। ही कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजीज विद विच वी ह्यूमन शेयर 99% ऑफ DNA। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने चिंपैंजीज के ऊपर बहुत सारे अपने जो एक्सपेरिमेंट भी करे थे। और चिंपैंजीज कौन है? चिंपैंजीज के ऊपर ही क्यों? क्योंकि चिंपैंजीज ही हैं जिनका जो कि ह्यूमन से, हम ह्यूमन से 99% इनका DNA सिमिलर है, मैच करता है। इन वन सच एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट था कॉलर का, प्लेस्ड अ चिंपैंजी इन अ केज एंड प्लेस्ड अ बनाना अबव इट्स रीच। उन्होंने क्या करा कि एक चिंपैंजी को एक केज में बंद कर दिया और उसकी रीच से काफ़ी ऊपर जो एक बनाना को टांग दिया उन्होंने। इनिशियली आफ्टर अ फ्यू फेल्ड अटेम्प्ट्स टू गेट दैट बनाना, चिंपैंजी स्टार्टेड स्पेंडिंग इट्स टाइम अनप्रोडक्टिवली बाय प्लेइंग एंड सिटिंग। पहले तो उस चिंपैंजी ने बहुत कोशिश करी अपने कि भाई मैं उस बनाना को ले लूँ, है उसको खा लूँ, बट उसके वो हर बार फेल ही होता रहा, क्योंकि वो उस तक पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर था। तो पहले तो वो फेल हो गया, फिर उसने जो हार मान के वो एक साइड बैठ गया और अनप्रोडक्टिवली काम करने लगे, यानी कि कुछ भी खेलने लग गया या फिर जो बैठा रहा एक साइड में, ठीक है। सडनली आफ्टर सम टाइम चिंपैंजी स्टार्टेड piling up the kept wooden boxes on the top of each other and climbed and grabbed the banana। बट थोड़े टाइम के बाद जो वो बैठा हुआ था और बस खेल रहा था अपना कुछ भी, तो उस टाइम पर क्या हुआ कि अचानक से वो उठा और उधर जितने भी वुडन के बॉक्सेस थे उसने एक के ऊपर एक रखे और उसके ऊपर चढ़ा, क्लाइंब करा और उस बनाना को उसने ले लिया। और ये सब क्या है उसने उस टाइम पर करा जब वो उस प्रॉब्लम में था भी नहीं, मतलब कि जब वो उस बनाना को बार बार रीच करने की कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तब तो उस पर यह आइडिया नहीं आया, बट जब वो एक जगह शांति से बैठा हुआ था तब अचानक से उसके अंदर ये आइडिया आया। कॉलर आर्ग्यूड दैट द इंटरनल प्रोसेसेस that leads the chimpanzee to use boxes in this way is an example of insight learning। कॉलर ने कहा कि जो इंटरनल प्रोसेस थी जिसकी वजह से उस चिंपैंजी ने उन बॉक्सेस का यूज़ करा इस तरीके से कि वो उस बनाना को ग्रैब कर सके, यही जो इंटरनल प्रोसेस है वो है इनसाइट लर्निंग। ये जो पूरी प्रोसेस है उसी को इनसाइट लर्निंग कहा जाता है। द फेमस स्टोरी बिहाइंड आर्किमिडीज यूरेका मूवमेंट एंड सडन रियलाइजेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आफ्टर सीइंग अ फॉलिंग एप्पल by Isaac Newton are some of the most famous examples of insight learning। और जो आर्किमिडीज का यूरेका मूवमेंट था और जो रियलाइजेशन था कि शायद जो अर्थ है उसमें कोई एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से जो ये एप्पल है ये मेरे सर पे गिरा, ये हवा में नहीं गया। तो ये जो सारे जो फेमस स्टोरीज़ हैं ये इनसाइट लर्निंग का ही एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं ये इनसाइट लर्निंग के ही। तो ये थी इनसाइट लर्निंग और इसी के साथ कॉग्निटिव लर्निंग भी हमने कवर कर ली है। और इसी के साथ कॉग्निटिव लर्निंग और जितनी भी थियरीज़ हैं लर्निंग की वो सब हमने कवर कर लिया। आई होप कि आपको सारी थियरीज़ जो है अच्छे समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख करके बताओ और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करो। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। और थैंक यू वेरी मच कि आप जो है इतना सपोर्ट अपना कर रहे हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। थैंक यू।